हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कैसे हैं। आप लोगों की कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी लोगों के कॉल्स भी आए हैं और काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी बोला है ना। तो डिफरेंशियल कैलकुलस फिर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सिलेबस पता होगा। फिलहाल हम यूनिट 1 अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो यूनिट 1 में क्या सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम आपको बताते हैं। यूनिट 1 में आपको लिमिट पढ़ना है, एलसीडी पढ़ना है। एलसीडी का मतलब क्या होता है? लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, है ना। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, जब ये हो जाएगा फिर इसके बाद आपको एक कॉसी की डेफिनेशन पढ़नी है। कॉसी डेफिनेशन, इनको स्टैंडर्ड डेफिनेशन से भी बताना है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन से किस तरीके से लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है इसके बारे में भी जानना है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास कुछ थ्योरम्स आएंगे, है ना। जैसे बाउंडेड थ्योरम क्या होती है, बाउंडेड थ्योरम, बाउंडेड थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, जिसे आईबीटी बोलते हैं, है ना। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। डॉरबॉक्स थ्योरम क्या होती है ना। डॉरबॉक्स थ्योरम, ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनको प्रूफ करेंगे। और चेन रूल डिफरेंशिएशन, चेन रूल डिफरेंशिएशन। तो इतनी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के थ्रू। बेसिकली हीन बोरल थ्योरम एक आती है, एक और होती है हमारे पास हीन बोरल थ्योरम, हीन बोरल थ्योरम, है ना। तो इंपॉर्टेंट यही सेगमेंट है। एलसीडी के बारे में जानेंगे और इन थ्योरम के बारे में हम जानेंगे। हीन बोरल थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा ज्यादा नहीं जाता है, तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ बताऊंगा या फिर बाकी सारे थ्योरम्स का प्रूफ बता के इसको स्किप कर दूंगा। जैसा आप लोग कहेंगे उस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में कि फंक्शन क्या होता है। आपको फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज फंक्शन, बताइए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन कहता है कि जैसे मान लो कि एफ आपने डिफाइन किया आपका ए से लेके बी पे एक फंक्शन, जहां पे ए होता है हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन, समझ लेना। और बी हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन होता है फंक्शन का। क्या होता है, कोडोमेन। मान लो डोमेन हमने ऐसा कुछ बनाया, कोडोमेन हमने ऐसा कुछ बनाया। आराम से चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। ये हमारा ए है और ये हमारे पास बी है, इसके बीच में एक फंक्शन हमने बना दिया। तो कह रहा है ए को मान लो सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं और बी को हमने ले लिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर में आपका क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, है ना। -2 आएगा, +2 आएगा, -3 आएगा, +3 आएगा, इस तरीके से टर्म आएंगे। पॉजिटिव इंटीजर में आपका क्या आएगा हमारे पास, यूनियन 0 ले लो, पॉजिटिव इंटीजर के साथ में 0 भी ले लो, 0 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। एक फंक्शन मान लो तुमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू 0 है तो एफ हमारे 0 पे मैप हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है तो 1 जाके 1 पे मैप होगा, -1 पे मैप होगा, नहीं जाएगा। 2 हमारा 2 पे जाके मैप होगा, ऐसे 3 पे जाके मैप होगा। तो z के अंदर कौन कौन से टर्म आते हैं, z पॉजिटिव इंटीजर आता है, z नेगेटिव इंटीजर आता है और 0 आता है। तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर तो मैपिंग हो जाएगी लेकिन नेगेटिव इंटीजर पूरा खाली रहेगा, ये नहीं जाके मैप होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के थ्रू। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कहता है कि जो डोमेन का हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से मैप करे और उसकी यूनिक इमेज हो, और उसकी क्या हो, यूनिक इमेज हो, यूनिक इमेज हो, तब जाके हम कहेंगे कि एफ ए से जो बी पे डिफाइन किया गया है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो बताइए, है ना। इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे फंक्शन की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, लेट ऐसे लिखोगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, लिखो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, if every element of domain
देयर इज अ इमेज इन कोडोमेन, है ना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, if every element x of domain, there is a image in codomain, कोडोमेन हमारे पास क्या था b, डोमेन हमारे पास क्या था a, तो हमारे पास क्या हो गया, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। कैसे डिफाइन करेंगे, एफ a से लेके हम b पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज आवर फंक्शन। समझ में आया। जैसे आपको मैं डिफाइन करके दे दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये फंक्शन है। देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नहीं ये मत डिफाइन करो, ऐसे डिफाइन करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्या ये फंक्शन है। देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस में, तो y की डबल वैल्यू आ गई है, एक रूट एक्स आ जाएगी, एक हमारे पास माइनस का रूट एक्स आ जाएगी। मतलब अगर y एक्स की वैल्यू, इफ आप x की वैल्यू 2 लेते हैं ना, तो y की वैल्यू हमारे पास एक रूट 2 आएगी, एक माइनस रूट 2 आएगी, डबल वैल्यू आ गई। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये नहीं हो सकता फंक्शन, है ना। y इज इक्वल टू एक्स डिफाइन करें, ये फंक्शन हो जाएगा। अगर हम y इज इक्वल टू डिफाइन कर दें लाइक x टू द पावर 4, क्या ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन हो सकता है, क्योंकि आप x की अलग अलग वैल्यूज लाओगे, नहीं ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, x को 1 ले लो, x को -1 ले लो, x की 2 वैल्यू के लिए आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी 1, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तब हो सकता है जब y मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए y की हमको यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, देन वी से दिस इज अ फंक्शन। क्लियर और नॉट। फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन के क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्लासिफाई किया गया। कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, पहला कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बताइए। किसी भी फंक्शन को हम कांस्टेंट कब कहेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट, देखो अ फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट, समझ में आ रहा है ना, इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ fx इज इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। मतलब जैसे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया a से लेके b पे, समझना बात को, a हमारे पास डोमेन है और b हमारे पास कोडोमेन, और fx इज इक्वल टू c आपने बना दिया। मतलब अगर a को आप z ले लो इंटीजर नंबर, तो यहाँ से कोई भी इंटीजर लाओगे वो हमेशा जाके कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे मैप करेगा, किस पे, c पे। तो ऐसी इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोल देते हैं। क्लियर कि कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है। ओके, दूसरा फंक्शन आप यहाँ पे ही देख लीजिए। दूसरा फंक्शन हमारे पास आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जैसे एफ ए से लेके बी पे एक फंक्शन डिफाइन किया, कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से डिफाइन कर दो। एक लाइन ही तो लीनियर होता है, आपने पढ़ा होगा लीनियर, जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पे लाइन एक डिफाइन कर दी, तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो जाता है, लीनियर फंक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है कि अगर एफ आप ए से लेके बी पे कोई फंक्शन डिफाइन करने हो, कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसको फंक्शन एक बना दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसे मान लो अगर आप एफ वन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी हमारे कहीं से भी आ सकते हैं, ए बी सी की चॉइस मान लो रियल नंबर से है, तो उनकी अलग अलग चॉइस के लिए अलग अलग ए बी सी हमको मिलने लगेंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको एज अ फंक्शन हम ट्रीट करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है। फिर आता है हमारे पास रेशनल फंक्शन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। बताओ, रेशनल फंक्शन एक्चुअली ये होता है, जैसे एफ हमने ए से लेके ए और बी, ये हमारे पास डोमेन है। जैसे ए डोमेन हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, को डोमेन हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर नंबर, एफ एक्स हमने डिफाइन कर दिया पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप से, जहाँ पे हमारा क्यू एक्स जो है 0 नहीं है और पी एक्स और क्यू एक्स हमारे पास दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये रेशनल फंक्शन नहीं बनेगा। मतलब अगर एफ एक्स हम ऐसा डिफाइन करें, ऊपर पी एक्स को ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू एक्स को ले लें हम 3x प्लस 1, तो ये फंक्शन होगा।
ये फंक्शन होगा, बस x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस का 1/3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/3 होगी तो ये वाली वैल्यूज डिफाइन ही नहीं होंगी, है ना। तो अगर x की वैल्यू माइनस का 1/3 नहीं है तो ये फंक्शन बनाएगा। और कौन सा फंक्शन बनाएगा, रेशनल फंक्शन। अगर मान लो जैसे fx आपने ये डिफाइन कर दिया sin x अपॉन cos x, अब आप कहोगे सर p/q के फॉर्म में तो ये भी लिखा है, लेकिन ये फंक्शन रेशनल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि px और qx हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, है ना। तो खोपड़ी वाला यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं आप लोग कि ये फंक्शन मेरे पास नहीं होगा। क्लियर, ये बात अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अब एक हमारे पास फंक्शन आता है अलजेब्राइक फंक्शन, नहीं पहले इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ो, है ना। इवन एंड ऑड फंक्शन, एक फंक्शन आता है हमारे पास इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, है ना। तो यहां पे लिखो अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ f(x) is equal to f minus x for all x in D, and a function is said to be odd if f(x) is equal to minus of f minus x for all x in D। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया cos of x, समझना, और हमने इसका f माइनस ऑफ x निकाला तो हमारे पास cos of माइनस x आ गया। cos पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता तो cos of x ही बना रहा। तो यहाँ से हमको पता चला कि f(x) की वैल्यू f माइनस x के इक्वल आ गई। जब ऐसा होता है तो उस वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आपने अभी एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, एग्जाम्पल है, ठीक है, एक फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया sin of x, समझते रहिएगा, तो आपने f माइनस ऑफ x निकाला तो हमारे पास आ गया sin माइनस ऑफ x, तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ माइनस ऑफ x के इक्वल हो जाए। यहाँ पे जो हमने लिख दिया है f माइनस x जो हमारे पास है माइनस fx के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये माइनस यहाँ नहीं, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का sin x। अब देखो f माइनस x था, sin x की वैल्यू क्या है हमारे पास, fx, तो यहाँ से हमारे पास आ गया f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, है ना। ये हमारे यहाँ पे माइनस आएगा। तो देखो इस वाली कंडीशन के जैसा आ गया, तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। मतलब कि आप क्या करो, फंक्शन में x की जगह पे माइनस x रख दो, और माइनस x रखने पे अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है तो फंक्शन इवन हो जाएगा, बट अगर माइनस का चेंज आ जाए तो हमारे पास ऑड फंक्शन हो जाएगा। बस इतनी सी हमारे पास बात है। ओके, अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा फंक्शन आप देखिए, अब इसके बाद में आता है हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्राइक फंक्शन का कहते हैं a function is said to be, a function a to b is said to be algebraic if it is a root of, a function is said to be algebraic if it is a root of a rational polynomial, rational function, if it is a root of, if it is a root of rational polynomial। मतलब किसी भी फंक्शन को हम अलजेब्राइक फंक्शन कब कहेंगे, जब वो क्या हो जाएगा, इफ इट इज अ रूट ऑफ अ रेशनल पॉलिनोमियल। जैसे एक फंक्शन आपने डिफाइन किया ऐसे कि x माइनस 2, ये वाला फंक्शन आपने डिफाइन किया है ना, कि ये फंक्शन अलजेब्राइक होगा कि नहीं, तो आप क्या कहोगे, कोई एक रेशनल पॉलिनोमियल का रूट बन जाए। ये मतलब कोई पॉलिनोमियल हो, जैसे एक gx पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई, कैसे हमने बना दी उसको, हमने बना दी x माइनस 2 hx टाइप से एक gx पॉलिनोमियल बना दी। अब ध्यान दो, क्या fx से जब हम gx को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का ये x माइनस 2 क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और ऐसा होने पे हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, अलजेब्राइक हो जाएगा। समझ में आया, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं है, लाइक वो उनको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। जैसे e की पावर x ए ट्रांसीडेंटल है, log ऑफ x ए ट्रांसीडेंटल है, पाई log ऑफ x ए ट्रांसीडेंटल है ना। इस टाइप के जो फंक्शन आते हैं जो अलजेब्राइक नहीं होते हैं उनको ट्रांसीडेंटल कहते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन हम उनको कहते हैं जो फंक्शन, मतलब जो फंक्शन डिफाइन है
उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल मिले और वो उसका रूट बन जाए, उस वाले फंक्शन को हम अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। क्लियर और नॉट? फिर हमारे पास आता है एक इनवर्स फंक्शन, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कर लो। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या कहता है कि एफ ए से लेके ए बी पे एक फंक्शन डिफाइन है। जैसे एफ ए से लेके बी पे एक फंक्शन डिफाइन है, तो एफ ए से लेके अगर बी पे फंक्शन डिफाइन है, जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया यक्स, ये फंक्शन, तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट जी फंक्शन सच डेट जी कहां से कहां तक आएगा, बी टू ए, देन हम कहेंगे कि जी जो होगा वही हमारा एफ इनवर्स फंक्शन की क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या यहाँ पे जी आपका एक फंक्शन मिलेगा जी एक्स, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x, इसका इन्वर्स क्या होता है x का 1/x। बस शर्त ये है कि x हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो यही जो g आएगा वो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। f इन्वर्स का मतलब x इन्वर्स करोगे तो 1/x ही तो आएगा, है ना। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। जैसे आपने एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन किया क्या, एक्स की पावर एन, इसका इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एक जी एक्स बना लो 1/x टी दी पावर एन। एक्स की पावर एन का ग्राफ क्या होता है, अगर एक्स इवन है हमारे पास तो एक्स स्क्वायर, यानी इस तरीके से एक्स की पावर एन का कुछ ग्राफ होगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा उल्टा चला जाएगा, है ना, अपोजिट में चला जाएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा। तो हमें डिफाइन करना सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे डिफाइन कर पाएंगे उस तरीके से काम हो जाएगा। यानी जो जी एक्स है उसको हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का मतलब है एक्स की पावर एन का इनवर्स, इसका मतलब आ जाएगा एक्स की पावर -n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर n। तो कहने का मतलब यही है कि अगर एफ ए से लेके बी पे एक फंक्शन डिफाइन है तो एक देयर एग्जिस्ट दूसरा फंक्शन मिलेगा बी से लेके ए पे, जहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स का इनवर्स। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन कहते हैं। बस ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो दो फंक्शन है आईएमपी, बाकी के फंक्शन आप भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं भूलना है। बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड को हम हमेशा BDD लिखेंगे, है ना। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड, अ फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड, सेड टू बी बाउंडेड इफ, किसी भी फंक्शन को बाउंडेड कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट यम पॉजिटिव कोई नंबर सच डेट कि एफ एक्स का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू हो जाए यम से, तो उस वाले फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो साइन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। तो कहाँ से, जहाँ इसकी रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 के बीच में होती है, -1 से लेके इसकी रेंज +1 के बीच में होती है। तो साइन एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 के। तो अगर हम साइन ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस निकालें, यानी साइन ऑफ एक्स का मॉडुलस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसी 1 को हम क्या मान लें, यम। तो लिखो यहाँ पे there exist one which is greater than 0 such that कि साइन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, लेस आर इक्वल टू 1। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। ये बात समझ में आई कि हाउ टू चेक बाउंडेड फंक्शन। इसी तरीके से जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको हम बाउंडेड दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपकी खुशी के लिए। जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस से। वेरी गुड। क्या मैं इसको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है तो इसके नीचे भेज सकता हूँ, तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1 आ गया, और इसी 1 को यम मान लें तो ये वाला फंक्शन का मॉडुलस देखो बाउंडेड हो गया। तो ये भी फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया। और ऐसा फंक्शन दैट फंक्शन व्हिच इज नॉट बाउंडेड, दैट फंक्शन व्हिच इज नॉट बाउंडेड, which is not bounded, ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड नहीं है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड फंक्शन। जैसे e रेज टू पावर x, आप x को बढ़ाते चले जाओ इन्फिनिटी की तरफ तो e रेज टू पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे चलता चला जाएगा,
है ना। तो दिस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अनबाउंडेड फंक्शन होता है। अनबाउंडेड को हम ऐसे लिखेंगे UNBDT, है ना। तो नोटेशन में थोड़ा ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास फंक्शन आता है, उस फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, इसको याद रखना है। इस फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन क्या कहता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी, दो तरीके से देखा जाएगा, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी, फंक्शन को तो ऐसे ही लिखते हैं, अलजेब्रा में आपको पता चल गया होगा, सेड टू बी मोनोटोनिक। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को हम मोनोटोनिक कहेंगे इफ follow one of the condition, if follow one of the condition, कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन कि अगर हमारे पास x1 लेस देन x2 है तो इम्प्लाई करना चाहिए कि f(x1) लेस देन f(x2) है। अगर इस टाइप का फंक्शन आता है लेस आर इक्वल टू x2, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि f(x1) लेस आर इक्वल टू f(x2)। इस तरीके से हमारे पास अगर कोई फंक्शन आता है तो उस वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के। देखो अगर x1 लेस देन x2 है, यहाँ पे लेस आर इक्वल टू आ गया, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर फंक्शन ऐसे ग्रेटर देन था, इसकी इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस आर इक्वल टू आ गई, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अगर मान लो कि x1 आपका लेस देन x2 है और ये हमारे पास f(x1) एग्जैक्टली लेस देन हमारे पास f(x2) आ गया, यहाँ इक्वल नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और मान लो कि x1 हमारे पास ग्रेटर देन x2 है और ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या गया, f(x1) लेस देन f(x2), इस तरीके से इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ऐसे डबल एरो से दिखाएंगे, डिक्रीजिंग को ऐसे डबल एरो से दिखाएंगे। जैसे आपके पास e⁻x फंक्शन है, देखो ये भाग जाएगा तुरंत, ऐसे भागता चला जाएगा, तो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ऐसे देख लो ना, x1 अगर लेस देन x2 होगा तो ऑब्वियस सी बात है e⁻x1 ऑलवेज लेस देन होगा, कि कैसे, e⁻x2 से, तो इस वाले केस में कैसा आ जाएगा, इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू हमारे पास e⁻x कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, तो हम कह देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, हम कह देंगे ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, मोनोटोनिक। समझ आ रहा है या नहीं। जैसे हमने f(x) इज इक्वल टू डिफाइन कर लिया sin x, और sin x का इंटरवल ले लिया 0 से π/2। अब आपको पता है sin 0 से पाई के बीच में यहाँ तक जाता है π/2, तो यहाँ तक जाता है। ये जो ग्राफ है ये यहाँ तक क्या कर रहा है, इस π/2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है बाई ग्राफ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, ये साइन फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिक है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मोनोटोनिक होते हैं। मोनोटोनिक गिवन स्पेसिफिक डोमेन, मतलब जो उसका डोमेन गिवन होगा ना, इस तरीके से अलग अलग करके कि उस डोमेन में इंक्रीजिंग है ना, जहां पे हम उसको बना पाए इंक्रीजिंग, पूरे में नहीं इंक्रीजिंग होता। देखो साइन फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज डिक्रीज, तो हम नहीं कह सकते, बट ऐसा डोमेन हम बना सकते हैं जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास हो जाए। ये बात अगर समझ में आई हो तो बताइए। तो इस टाइप के हमारे पास क्या आते हैं, फंक्शन आते हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन क्या कहता है, किसी फंक्शन को कंपोजिशन हम कब कहेंगे, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन, सर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, अरे बेटा वही तो बता रहे हैं, काहे परेशान। कॉम्बिनेशन जैसे हमको दो फंक्शन दिया गया, मान लो आपको f(x) इज इक्वल टू दिया गया sin of x और एक f(x) इज इक्वल टू आपको दिया गया x², gx इज इक्वल टू आपको दिया गया x²। तो कंपोजिशन हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक कंपोजिशन डिफाइन करेंगे
एफ जी, एक कंपोजिशन डिफाइन करेंगे जी एफ। तो देखो एफ जी कैसे डिफाइन करेंगे, एफ जी और यहाँ पे लिखो यक्स, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, कंपोजिशन को लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ यक्स, इस तरीके से। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ, और जब जी लिखना होगा ऐसे ऑफ हटा के हम लिखेंगे जी ऑफ यक्स। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी है, यक्स स्क्वायर। अब देखो एफ एक्स जो है हमारे पास साइन एक्स, उसमें एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रख देना, साइन एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, जी एफ एक्स निकालो, जी एफ एक्स, जी एफ यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ लीजिएगा आप लोग ठीक है, या फिर आप कुछ और ही सोच लें। ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ एक्स। तो इसको जी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स जी, जहां जी एक्स हमारे पास क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे हमको रखना है साइन एक्स, और साइन एक्स का करना है स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या पता चला कि साइन एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमको पता चला कि कंपोजिशन एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ के हमेशा इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से कंपोजिशन हम दिखाते हैं फंक्शन का। अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन आपसे पूछ लिया जाए तो वो आप लोग बता सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास कंपोजिशन निकलता है। क्लियर और नॉट, बताइए। नाउ अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सिखाते हैं एलसीडी। एलसीडी क्या होता है हमारे पास, एल फॉर लिमिट, सी फॉर कंटिन्यूटी, डी फॉर डिफरेंशियबिलिटी। पहले नॉर्मल सिखाएंगे कि क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन से बताएंगे कि कैसे कैसे हम लिखते हैं। लिमिट क्या होता है कि फंक्शन कि मान लो x टेंस टू a पे लिमिट चेक करनी है एफ एक्स, वो जितनी आ जाए वो लिमिट होती है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइन x अपॉन x की लिमिट हमको चेक करनी है, लिमिट x टेंस टू 0 पे। अब देखो, अब 0 पे इसकी लिमिट चेक करने के लिए क्या करने है, जहां पे x है उसको 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 तो 0/0 फॉर्म बनेगी, और ये जो फॉर्म बनती है इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट। और जब इस टाइप की फॉर्म बनती है तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन लॉपिटल रूल है। क्या रूल है, लॉपिटल रूल, है ना। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का। साइन का हो जाएगा हमारे पास कॉस, और एक्स का हो जाएगा 1, और फिर लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 0, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ये होती है लिमिट। कंटिन्यूटी क्या होती है, कह रहा है कि आप फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालिए जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन की लिमिट को चेक करना है, और उसकी लिमिट चेक कर लीजिए। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे और हमारे पास फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे सेम आती है, तो फंक्शन हमारे पास कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूअस। बाई ग्राफ कैसे कहेंगे, बाई ग्राफ कि अब फंक्शन को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस इफ कि हमारे पास जो ग्राफ है ना, ग्राफ में कहीं भी क्या ना है हमारे पास, मोड़ ना है, कि कंटिन्यूअसली ग्राफ हमारा बन जाए, ग्राफ में ब्रेक ना है, नो ब्रेक, है ना, नो ब्रेक। अगर ग्राफ में ब्रेक नहीं आता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी कैसी होती है, पॉइंट प्रॉपर्टी होती है। पीटी हम लिखते हैं पॉइंट को, ये होती है पॉइंट प्रॉपर्टी, मतलब कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट हम पॉइंट पे चेक करते हैं। और फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है कि नहीं है, तो उसका ऐसे निकालते हैं एफ डैश से, और फिर हम क्या कर लेते हैं, लिमिट निकालते हैं किस पॉइंट पे, x टेंस टू c पे। कैसे, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, और वो एफ डैश सी के इक्वल आ जाए, है ना। इस तरीके से हमारे पास चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। समझ में आया या नहीं, बताइए। चला गया भाई। ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी होती है। ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन की फाइंड करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी भी हमारे पास क्या होती है, पॉइंट प्रॉपर्टी होती है, ध्यान दो।
हमने लिखा एल सी डी। एल में हमने लिमिट देखी कि किसी भी फंक्शन की लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स। हम चल रहे हैं वन वेरिएबल में यानी x ही रहेगा। तो इसमें दो रास्ते होंगे, जैसे इस लाइन पे जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, रियल लाइन। समझते रहिएगा, रियल लाइन में या तो हम इधर से अप्रोच कर सकते हैं या इधर से, यानी या तो हम लेफ्ट से आएंगे या तो हम राइट से आएंगे। तो हमारे पास दो रास्ते होंगे, या तो लेफ्ट की तरफ से जाएंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पे कोई दादा साहेब नौरोजी खड़े हुए हैं, या तो हम इधर से अप्रोच करेंगे या तो इनके पास इधर से अप्रोच करेंगे। यहाँ पे पानी मान लो भरा हुआ है, तो या तो लेफ्ट से आएंगे या तो हम राइट से आएंगे। तो जब लेफ्ट से आते हैं तो उस लिमिट को डिनोट करते हैं x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। और जब राइट आते हैं तो x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इस वाली लिमिट को बोलते हैं, इधर वाली को लिमिट को LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। और इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं। f किस पॉइंट पे देख रहे हैं, a पॉइंट पे देख रहे हैं, है ना, तो a माइनस h, इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। और इसको एक तरीके से और लिखते हैं, लिमिट निकालते हैं h टेंस टू 0 f a प्लस h, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। x टेंस टू a एफ एक्स हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्लियर। सी पे चलते हैं। सी क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूटी फंक्शन के ग्राफ में नो ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से अगर कोई ग्राफ बना है ऐसे, यहाँ पे आ गया ब्रेक, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू x लाइन कॉन्टिन्यूस है, sin x फंक्शन का ग्राफ ऐसे कॉन्टिन्यूस है, cos x फंक्शन का ग्राफ ऐसे कॉन्टिन्यूस है, log फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ये होता है log फंक्शन। पहले ग्राफ से देख लेते हैं, log फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ऐसे कॉन्टिन्यूस है, e की पावर x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से कॉन्टिन्यूस है, और e की पावर माइनस x फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन ले लो, कॉन्टिन्यूस इस तरीके से। tan फंक्शन का ग्राफ ये होता है π/2 लाइन माइनस π/2 लाइन, इसके बीच में इस तरीके से बनता है tan x फंक्शन का ग्राफ, है ना। ये भी हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ये होता है हमारे पास tan x। और देख लेते हैं cos हाइपरबोलिक x, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। cos हाइपरबोलिक x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। साइन हाइपरबोलिक x, इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। एक्स स्क्वायर फंक्शन पैराबोला इस तरीके से बनता है, कॉन्टिन्यूस है। और हमारे पास एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, ये भी हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। बहुत सारे फंक्शन हैं जिनके ग्राफ इस तरीके से बनते रहते हैं। मॉड फंक्शन यानी मॉडुलस फंक्शन, मॉड एक्स का ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। आपको बोल दिया जाए मिनिमम मॉडुलस ऑफ एक्स कामा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, इस फंक्शन का ग्राफ, मॉड एक्स का फंक्शन का ग्राफ वैसे बनता है। मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, ये डबल लाइन नहीं, ये वाली नीचे वाली लाइन नहीं, 1 पे हमारा शिफ्ट हो गया ऐसे। और मॉड फंक्शन हमारे पास कैसे हो गया, ऐसे नीचे वाला लेना है मिनिमम फंक्शन, ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ऊपर वाला छोड़ के, है ना, ये वाला ग्राफ। तो ओवरऑल हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे आएगा हमारे पास, मिनिमम ये वाला जो फंक्शन है इसका ग्राफ हमारे पास ये, देखो कहीं पे कट नहीं है, कहीं पे ब्रेक नहीं, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से फंक्शन की कंटिन्यूटी हम देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है सी को देखने के लिए, आप जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखनी है उस पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू निकालो और उस पॉइंट पे हमको देखनी है इसकी लिमिट। एफ एक्स टेंस टू ए माइनस यानी एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, और एक्स टेंस टू ए प्लस यानी राइट हैंड लिमिट निकालिए। और जब ये तीनों इक्वल होंगी तो हम कहेंगे वी से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इस केस में हम कहेंगे वी से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। समझते रहिएगा। इसी तरीके से हम डिफरेंशियबिलिटी डी पे आते हैं। डी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी। हम क्या निकालेंगे, एफ डैश ए पे हमको डेरिवेटिव देखना, फिर निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। ये होता है डेरिवेटिव, ये होता है हमारे पास डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या होता है कि फंक्शन में कोना ना बन के है, जैसे मॉड फंक्शन एक्स होता है ऐसे कोना आ गया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
जैसे आप इस तरीके का कोई फंक्शन बनाएंगे, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं क्योंकि इसमें कोना आ गया। आप इस तरीके से कोई फंक्शन ड्रा करेंगे, डिफरेंशिएबल नहीं क्योंकि कोना आ गया। साइन फंक्शन बनाएंगे, कोना कहीं पे नहीं आता है, कोना ना आने की वजह से ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि उसका डेरिवेटिव मिलता है ना। साइन का कॉस डेरिवेटिव होता है, कॉस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है क्योंकि इसके ग्राफ में कहीं पे कोना नहीं आता है। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि जो डेरिवेटिव हमने डिफाइन किया है ना, एफ डैश, ये हमने इस तरीके से लिखा है। इसमें भी दो टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कैसे हम लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और राइट हैंड को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। इस तरीके से ये दोनों जब इक्वल होंगे तब हम कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसे LHD बोलते हैं। ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव जिसे RHD बोलते हैं। जो मन हो वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे हम भी लिखते हैं कि लिमिट s टेंस टू 0 s टेंस टू a, जिस पॉइंट पे हमको देखना होता है। फिर क्या करते हैं, बेसिकली जो x होता है हमको नीचे a बनाना है ना, हमको नीचे h बनाना होता है। तो x माइनस a को हम क्या लिख कर लेते हैं h, तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू a प्लस h। तो जहाँ पे x है तो उसको हम लिख देंगे a प्लस h माइनस जो a है उसको a ही रहने देंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा ये। यहाँ पे जो नीचे वैल्यू होती है इसको हम h लेट कर लेते हैं और यहाँ पे a माइनस कर देते हैं, ए प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस आ गया। और दूसरा ले लेते हैं लिमिट s टेंस टू a माइनस, तो हमारे पास एफ a माइनस h आ जाएगा माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस h यहाँ पे। तो ये होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसे LHD बोलते हैं। ये होता है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव जिसे RHD बोलते हैं, RHD। ये भी फॉर्म है, ये भी LHD की फॉर्म है, ये भी LHD की फॉर्म है, ये RHD की फॉर्म है, ये भी RHD की फॉर्म है। चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दो फॉर्म में डेरिवेटिव होता है। तो इस तरीके से डेरिवेटिव की नॉर्मल डेफिनेशन होती है जो आप लोग 12th तक पढ़ के आए होंगे। इसके बाद एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन बहुत परेशान करती हैं बच्चों को, वो भी हम डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, अब हमको लिमिट निकालनी है, अब हमको फंक्शंस दिए जाएंगे और फंक्शन की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब कुछ देखना होगा। अब जैसे हम क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, देखिए करिए क्वेश्चन, आप क्या करिए, हाँ थोड़ा और चीज ध्यान दीजिए, आप सीरीज कुछ की याद करिएगा। साइन एक्स हमारे पास इस तरीके से होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे कॉस एक्स की सीरीज होती है हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ऐसे हमारे पास एक सीरीज आती है, किसकी सीरीज आती है, ए की पावर एक्स की, वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से जो सीरीज होती है ना 4-5 आप याद कर लीजिएगा। एक याद करना log 1 प्लस एक्स की सीरीज, इसकी मैं भूल गया, मैं देखता हूँ चेक करता हूँ कैसे होता है। 1 माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इस तरीके से इसको आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। हाँ इस तरीके से आ गया, आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरीके से आएगा। ये हमारे पास log 1 प्लस एक्स की होती है, log 1 माइनस एक्स की सीरीज, है ना। ये कुछ आप लोग गूगल से देख लेना, जो सीरीज कुछ जो पॉपुलर फंक्शन है उनकी सीरीज देख लेना कि लिमिट निकालने में आपके हेल्प करेंगे वो वाले सीरीज, ठीक है। देखो अब जैसे हमारे पास फंक्शन कुछ गिवन है, लाइक एल हॉस्पिटल रूल तो आपको आता ही है, वेरी गुड। अब जैसे मान लो हमारे पास 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि लिमिट हमको निकालनी है फंक्शन की n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n डिवाइड बाई n स्क्वायर, इसकी लिमिट क्या आएगी। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट हमको फंक्शन की निकालनी है n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास क्या दिया है n प्लस 1 टू n क्यूब,
एन क्यूब, डिवाइड बाई हमको क्या दिया गया है, एन क्यूब। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालनी है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हम बताते हैं, अभी हमको याद नहीं। ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है पहले एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, ये होता है हमारे पास एन प्लस 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं एन प्लस 1/2 अपॉन एन स्क्वायर और साथ में 2। अब क्या करो, ऊपर एन कॉमन ले लो तो एन स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1/n डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, इसको कैंसिल करो। ये हमारे पास ओवरऑल फंक्शन बना 1/n/2 ये फंक्शन। अब क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट में 1/n प्लस 1, 1/n हमारा इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 1 प्लस 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1/2। तो इस वाले फंक्शन की जो लिमिट है हमारे पास कितनी आ रही, 1/2। इस वाले फंक्शन के लिए देखो, जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर, इसके नेचुरल नंबर के सम को आपको याद करना पड़ेगा, n प्लस 1 साथ में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई हमारे पास क्या होता है 6, और नीचे हमको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में n क्यूब। अब क्या करो, यहाँ से n कॉमन ले लो तो n क्यूब आ जाएगा बाहर, यहाँ से n प्लस n, यहाँ से n कॉमन जाएगा तो 2 प्लस 1/n आ जाएगा, और साथ में n क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में 6 है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचा, 1/1 प्लस n, और एक ब्रैकेट में बचा 2 प्लस 1/n, और साथ में मल्टीप्लाई में है 1/6। हमको लेनी है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे हम लिमिट लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0, 1/n हमारा 0 पे जाता है, 2 प्लस 0 और साथ में 1/6, 2 3 जा 6 होता है, तो हमारे पास ओवरऑल इस वाले फंक्शन की लिमिट जो आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब इसकी बची, इसको हम निकालते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब डिवाइड बाई हमारे पास नीचे क्या है पता नहीं, अभी बताएंगे। फिलहाल इसका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब हमारे पास है। इसका सम कितना होता है, इसका सम होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे है n की पावर 4, ये होता है होल स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका सम याद करिएगा आप लोग, n स्क्वायर, ये हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब ध्यान दो, इसकी जगह पे हम लिखते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और साथ में n की पावर 4 है। n स्क्वायर तो पहले से बाहर है, एक और हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से n की पावर 4 आ जाएगा, 1/1/n स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और साथ में n की पावर 4 है, n की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/1/n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। फिर हम क्या लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ध्यान दो, जैसे इन्फिनिटी लगाओगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से डील करेंगे। एक क्वेश्चन और लिमिट का कराते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंस टू π/2 और साथ में फंक्शन हमको डिफाइन करके दिया है cos ऑफ x डिवाइड बाई x माइनस π/2, ये फंक्शन डिफाइन करके दिया। अब देखो π/2 पे cos की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती, cos 0, और नीचे भी 0/0 की फॉर्म बन रही। इस फॉर्म में एल हॉस्पिटल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल लगाने से cos हमारे पास किस में बदल जाएगा, माइनस का sin x, और ये जाएगा 1 माइनस 0। अब इस पे लिमिट लगा दो x टेंस टू π/2 की, जैसे ही लगाओगे तो माइनस का sin π/2, sin π/2 1 वैल्यू देता है, -1 आंसर आ गया। बड़ा आसान है यार। कुछ क्वेश्चन को हमें ऐसे करना होगा, लाइक जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई क्या है हमारे पास x क्यूब, ये वाला क्वेश्चन है। हमको लिमिट चेक करनी कहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 पे। कैसे चेक कर लें, ऐसे कर सकते हैं, x माइनस साइन x की वैल्यू क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी बताया था पीछे सीरीज इसकी, देखो काम आई नहीं। बाकी नॉर्मली अगर आप सॉल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल से तो कर लीजिए। ये ऊपर क्या आएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ऊपर से x क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे नीचे से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल और माइनस का x स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। सब में आगे टर्म में x प्रेजेंट होगा, जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे ये 0 सारे टर्म 0 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 1/6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है
3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 1 होता है। ठीक है, जैसे और एक क्वेश्चन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे लिमिट हमको फंक्शन की निकालनी है। कहाँ से फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 पे अंडर द रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हमारे पास x। इस फंक्शन को सॉल्व करना है, तो पहला फंक्शन को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। क्या करो आप, इसको रेशनलाइज कर दो। 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, जब नीचे आएगा हमारे पास x अंडर द रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस तरीके से आएगा। ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस नीचे वाला टर्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, नीचे वाले टर्म को x अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स। ओके, ये देखो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 एंड प्लस ऑफ एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड बाई x अंडर द रूट 1 प्लस एक्स एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स। इस टर्म को और सॉल्व करो, ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 ऑफ एक्स डिवाइड बाई x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स। इस तरीके से इस वाले x से इसको कैंसिल करो, ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स। हमको चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 पे 2 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे 2 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0, दैट इज ओनली 2 इज अवर आंसर। Only 2 is our answer? No. 2 upon नीचे आया 1 plus 1, that is 2 upon 2, ये कैंसिल आउट, that is 1 is our answer। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आपको डिफाइन करके दे दे x अपॉन मॉड ऑफ x, इसकी आपको निकालना है लिमिट। x टेंस टू कहाँ पे निकालना है, 0 पे। अब देखो x टेंस टू 0 पे आपको इसकी लिमिट निकालना है। ये जो है x अपॉन मॉड ऑफ x, मॉड फंक्शन जो डिफाइन होता है वो ऐसे होता है कि जब x आएगा और माइनस एक्स आएगा, जब x पॉजिटिव होगा, जब x हमारे पास पॉजिटिव और 0 होगा, जब नेगेटिव होगा, तो ऐसे। तो मॉड x 2 तरीके से डिफाइन होता है, एक बार x आएगा, एक बार माइनस एक्स आएगा। तो एक बार x अपॉन एक्स फंक्शन आएगा, एक बार x अपॉन माइनस ऑफ एक्स फंक्शन आएगा। ये कैंसिल होकर 1 वैल्यू देगा, ये कैंसिल होकर -1 वैल्यू देगा। तो आप जब आप इस पे लिमिट लगाओगे x टेंस टू 0 और इस पे लिमिट लगाओगे x टेंस टू 0, तो हमारे पास ये 1 आएगा, ये हमारे पास -1 आएगा। -1 हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आया है, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आया, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डी यानी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखो इतनी मेहनत करके हम आपको पढ़ा रहे हैं और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये सोच लीजिए। ठीक है, एक आपका फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिए 1 + 1/n अपॉन n। इस तरीके से अगर है हमको कुछ दिया गया है तो जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास e होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, है ना। इसको याद कर लीजिए, इसकी जो लिमिट आती है हमारे पास वो क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। और अगर ऐसे कुछ लिखा है लाइक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, तो इसकी तो वैल्यू हमारे पास e हो गई, ये बात कंफर्म है। और साथ में इसकी पावर 1/a लगा दो, तो इसकी लिमिट हमारे पास e होती है और ऊपर हमारे पास 1/a पावर में आ जाएगा। ये वाली बात भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आप, वो बात बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी बताने के लायक वो बात हुई नहीं है, ठीक है, बता देंगे, परेशान नहीं होना। तो इसमें आप लोग लिमिट वाले चीज़ें सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा
फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए जो है मेन डेफिनेशन जो है, जिसे हमारे पास जो रियल वाली डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा वाली, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कंटिन्यूटी फंक्शन की कैसे होती है, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन की, डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ नहीं होता है, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले होंगे सारे के सॉल्व करवा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और इसको पढ़ते रहिएगा, है ना। और ज़रूर बताइए कि आपको पहला लेक्चर पढ़ के कैसा लगा, बेसिक लेक्चर। ओके, थैंक यू।